हेलो दोस्तों, हमारे द्वारा एक संपूर्ण क्रांति बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें हम बताए थे कि 3 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो और एक ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट का हम आपको एकदम कहीं न कहीं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उस सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम आपको रिकॉर्ड कर अपने पीडीएफ को रिकॉर्ड कर हम आपको कहीं न कहीं दे देंगे। बस आप इस रिकॉर्ड किए गए वीडियो को आप देखिएगा, तो कन्फर्म आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का पहला किताब की बात कहा जाए तो पहला किताब में जान लीजिए कि पहले किताब में सबसे पहला चैप्टर तो आपको हम पढ़ाए थे जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। उसके बाद जानते हैं दूसरा चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि थर्ड नंबर चैप्टर है, ठीक है? सट सेकंड चैप्टर में पढ़ना था यूएसएसआर के बारे में, यूएसएसआर का जन्म कैसे हुआ, विघटन कैसे हुआ, 15 देशों में कैसे टूट गया, ये सारे चीज़ हम आपको पढ़ाएँगे, ठीक है? लेकिन हम आपको पहले बता देते हैं कि सर इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाएँगे। ये थर्ड नंबर जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है थर्ड नंबर है, यह अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अमेरिकी वर्चस्व, ठीक है? तो इस चैप्टर का नाम है क्या? समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। जैसे आपको पता होगा दुनिया में सुपर पावर बनकर बैठा हुआ कौन है? अमेरिका, है ना? ये कब से बना हुआ? 1991। 1991 में ही क्यों? क्योंकि यूएसएसआर टूटा कब था? 1991 में, ठीक है? बस आप वीडियो में बने रहिए, अपना नोट्स निकाल लीजिए और उसके बाद देखिए आपको पूरा का पूरा समझ में आपको आएगा, ठीक है? बस आप ये वीडियो आपको नोट्स है भी नहीं, तो आप वीडियो को देखिएगा तो बहुत सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन जाएँगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये अमेरिका के वर्चस्व को दिखाता है। देखिए, एक कहानी का शुरुआत 1991 में हुआ। 1991 में ही क्यों हुआ? क्योंकि उसी समय यूएसएसआर का विखंडन हुआ था। यूएसएसआर कितने देशों में टूट गया? 15 देशों में। कितने देशों में? 15। और इसी समय जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो समझिए जंगल में 2 शेर थे, एक था अमेरिका का, एक था यूएसएसआर का। ये तो खत्म हो गए, बचे कौन? अमेरिका। अमेरिका जानते हैं? सर समझिए जब अमेरिका बचा तो उसी समय शीत युद्ध समाप्त हो गया। मतलब कह सकते हैं 2 ध्रुवताओं का अंत हो गया। एक था पश्चिमी ध्रुव, एक था पूर्वी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव ध्रुव पूरा खत्म हो गया क्योंकि सर 15 देशों में टूट गया और 15 देशों का सबसे हेड बना रूस, है ना? वो सारे सुविधा रूस के पास चला गया, ठीक है? तो इस चैप्टर में आप देखिएगा क्या कि सर इस चैप्टर का शुरुआत जो अमेरिकी पावर का जो शुरुआत होता है, वो होता है 1991 में। 1991 में क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हुआ था 1991 में और शीत युद्ध समाप्त हुआ था। उसी समय 2 ध्रुवताओं का अंत हो गया था, ठीक है? और अब बचा विश्व में राजनीति के स्वरूप में एक ही ध्रुव बचा, वो बचा कौन? अमेरिका। अमेरिका एक सुपर पावर बनकर रह गया था, महाशक्ति बनकर रह गया था, ठीक है? अब बताते हैं अमेरिकी वर्चस्व के बारे में। वर्चस्व को इंग्लिश में हेजेमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेजेमनी। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं दादागिरी या इसको इंग्लिश में पावर कह सकते हैं। मतलब अमेरिका का पावर पूरी दुनिया में कैसे स्थापित हुआ, इस चीज़ को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। देखो इस चैप्टर में अमेरिका के पावर को समझने के लिए आपको हम 4 कहानी बताएँगे। मतलब अमेरिका के देशों में 4 ऐसी वैश्विक घटना हुआ था, जिस घटना को अगर आप पढ़ लिए, है ना? ये चारों घटनाओं को अगर पढ़ लिए तो आपको सच में एहसास होगा कि अमेरिका सच में दुनिया में अपना दादागिरी दिखाता है, अपना चौधरी दिखाता है, अपने ही पावर को चलाता है। कौन-सा देश? तो अमेरिका। बस इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 4 हम आपको पढ़ाएँगे, चारों का चारों इम्पोर्टेंट है, चारों को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सभी क्षेत्रों जैसे सैन्य क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्रों में विश्व स्तर पर एक ही मात्र शक्ति बनकर बना हुआ है, एक ही मात्र शक्ति केंद्र बना हुआ है और वह शक्ति केंद्र अमेरिका का है। किसका है? तो अमेरिका का। आज दुनिया में दादागिरी जो चल रहा है, इस चीज़ का जानते हैं? अगर कहीं न कहीं पता किया जाए कि कैसे दादागिरी चल रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको 4 घटना आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पहले घटना का नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या नाम है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो फरवरी 1991 में हुआ था। दूसरा का नाम है ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच, जो कब हुआ था? 1998 में हुआ था। तीसरा का नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो कब हुआ था? 2001 में। और एक हुआ था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो कब हुआ था? 2003। जब ये चारों घटनाओं को जब आप मतलब देख लीजिएगा, अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर चारों घटनाओं को देख लीजिएगा, तो आपको खुद ही एहसास होगा कि सच में सर अमेरिका जानते हैं कहीं न कहीं दुनिया में दादागिरी दिखाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहला ऑपरेशन से। पहला ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या नाम है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट का मतलब सर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर बालू ही बालू हो और बालू ही बालू हो का मतलब समझिए वह पहले रेगिस्तान था या पहले वह समुद्र था, पानी वहाँ का खत्म हो गया सर, उसे कहा गया डेजर्ट। इसमें आप गल्फ कंट्री का नाम जानते होंगे, खाड़ी देश का नाम जानते होंगे, तो खाड़ी देशों के साथ ऐसा हुआ था, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। देखिए पहले ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। एकदम वीडियो में बने रहिए, नोट्स निकाल कर देख लीजिए, या नोट्स नहीं भी है तो बस आप वीडियो में देखते रहिए, आपको कहानी पूरा का पूरा समझ में आपको आएगा। सबसे पहला ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यह ऑपरेशन क्या था? तो हम बता दें कि सर यह जो ऑपरेशन का जो शुरुआत हुआ था, यह अमेरिका अपने खुद किया था। हुआ क्या था कि इराक और कुवैत को लेकर ये संबंध हुआ था। यह ऑपरेशन जो हुआ था फरवरी 1991 में। हुआ क्या था? जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था, तो उस समय तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिसका नाम था जॉर्ज बुश सीनियर।
क्या नाम था? जॉर्ज बुश सीनियर। और यह प्रथम खाड़ी युद्ध है। पूछता है प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? फरवरी 1991 में। ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो फरवरी 1991 में। आपको बता दें कि सर उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जिनका नाम था जॉर्ज बुश सीनियर। क्या नाम था? जॉर्ज बुश सीनियर नाम था। ठीक है, हम कौन सा ऑपरेशन पढ़ रहे हैं? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सर किस किस देशों के बीच में हुआ था? इराक और कुवैत। इसमें एंट्री किसका हुआ? अमेरिका का। देखिए कैसे हुआ था। हुआ क्या कि इराक और ईरान का बाउंड्री, इराक और ईरान पहले एक था, ठीक है। अब इसका जानते हैं सीमा का विवाद था। इराक और ईरान आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। ईरान और इराक जानते हैं जब आपस में लड़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा, तो आर्थिक मदद जानते हैं इराक। अच्छा एक बात और जान लीजिए, इराक और ईरान जब कहीं न कहीं लड़ रहे थे आपस में, तो इराक कमज़ोर था और ईरान मजबूत था। हुआ क्या कि इसके पड़ोसी देश, इराक का ही पड़ोसी देश जिसका नाम है कुवैत, अच्छे से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। इराक का ही पड़ोसी देश है कुवैत, कुवैत इसको मदद किया, किसको? इराक को, कि मारो ईरान को, समझे ना? मतलब यह कुवैत इराक को मदद किया कि भाई तुम मारो ईरान को, नहीं मारोगे तुम्हारा सारे संपत्ति को छीन लेगा। ये मदद कौन किया? कुवैत। किसको मदद किया? इराक को। किसको मारने के लिए? ईरान को मारने के लिए, ठीक है। और जान लीजिए कि सर इराक जब मदद लिया कुवैत से, सैन्य रूप से लिया, पैसों से लिया, हर वो चीज़ से, ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है कि इराक जानते हैं बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया था। और वो डूबा किसका बताइए? कुवैत का। सोचिए कुवैत इसको मदद किया तो कर्ज में डूब ही गया। और इराक जानते हैं कुवैत की मदद से ईरान को बड़ी पीट रहा था, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है कि यह देश कर्ज में चला गया और कर्जा माफ करने को बोलता है। जानते हैं जब समय हुआ तो इराक को बोला गया, कुवैत बोला कि भाई तुम्हें हम मदद किए थे, तुम हमारा पैसा वापस कर दो, ठीक है। इसने पैसा वापस नहीं किया। इराक क्या करता है कि इराक जानते हैं इसको कहता है कि भाई तुम हमें कर्ज माफ कर दो, ठीक है। कुवैत बोलता है कि कर्जा माफ नहीं करेंगे, है ना। कुवैत जो है ना कर्जा माफ है नहीं किया, ठीक है। जब कर्जा माफ नहीं किया तो उल्टा पता है इराक किया क्या? इराक जानते हैं एक कुवैत को ही मारना शुरू कर दिया। इसका मतलब समझिए, कुवैत पहले पैसा दिया इराक को, ईरान को मारने के लिए, और बाद में जानते हैं सर कुवैत का ही पैसा लेकर इसी के ऊपर आक्रमण करने लगा। और इसी समय स्टार्ट होता है इराक और कुवैत को लेकर, ठीक है। जब कुवैत को मारना शुरू कर दिया, कौन मारा? इराक। तो इसी में एंट्री होता है अमेरिका का। अमेरिका का एंट्री होगा और अमेरिका जो मदद करेगा वो करेगा कुवैत को। किसको मदद करेगा? कुवैत को, ठीक है। और देखिए ये सारी चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, नीचे वाले पेज में देखिए लिखा हुआ है अगस्त 1990 में। अगस्त 1990 में देखिए लड़ाई किसका किसका था? लड़ाई आपको पता चला कि सर इराक और ईरान का था। देखिए इराक को मदद कौन किया? कुवैत। और जब मदद किया तो कर्ज में चला गया, तब ये कहीं न कहीं कर्जा माफ करने के लिए बोला था, लेकिन कुवैत कर्जा माफ है नहीं किया। तो 19 अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और इसके बहुत सारे भागों को कब्जा कर लिया। सोचिए कुवैत पैसा भी दिया और इसके ज़मीन को हड़पना भी शुरू कर दिया इराक। अब ये देखते रह गया कौन? अमेरिका। अमेरिका को लगा अरे बाप रे! दुनिया में हमारा पावर चलता है, इसका कैसे चलने लगा? इसीलिए अमेरिका कुवैत को मदद किया, ठीक है। जब अमेरिका को बात ये पता चला तो वर्चस्व उसने सोचा कि वर्चस्व तो हमारे पास है ना? तो इराक वर्चस्व क्यों दिखा रहा है? इराक क्यों इसको पीट रहा है, ठीक है? तब अमेरिका जानते इस युद्ध में, इसका लड़ाई में कूद गया और अमेरिका साथ दिया कुवैत को, है ना? अमेरिका किसको मदद किया? तो कुवैत को। सोचिए इराक को मदद किया कुवैत, किनको? किसको मारने के लिए? ईरान को मारने के लिए, ठीक है। और जान लीजिए बाद में क्या हुआ कि सर कुवैत को मदद किया अमेरिका, किसको मारने के लिए? तो इराक को मारने के लिए, ठीक है। और फाइनली अगस्त 1990 में इराक जानते हैं कुवैत के ऊपर जब हमला करता है तो यूएनओ द्वारा सैन्य अभियान का अनुमति अनुमति लिया अमेरिका, ठीक है। और उस समय बताइएगा हेड कौन थे वहाँ के राष्ट्रपति? अमेरिका के राष्ट्रपति जिसका नाम था जॉर्ज बुश सीनियर, ठीक है। और कहें कि यह तो एक नई विश्व व्यवस्था है और उसके तहत जानते हैं अमेरिका का साथ मिला। और अमेरिका के जानते हैं जब ये जो मुद्दा उठा यूएनओ में तो अमेरिका का साथ 34 देशों का मिला और लगभग 6,60,000 सैन्य मदद के द्वारा जान लीजिए कि अमेरिका कहीं न कहीं किसके ऊपर हमला किया? इराक के ऊपर हमला किया, ठीक है। अमेरिकी मेजर जिसका नाम था नॉर्मन स्वॉग कॉग, इसका नाम था नॉर्मन स्वार्ज कॉग के द्वारा ये चलाया जाने वाला अभियान था, ठीक है, जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था। और जान लीजिए इराक का जो उस समय प्रमुख था, क्योंकि इराक का मारा था, अमेरिका किसको मदद किया? कुवैत को। कुवैत की मदद से किसको पीटना शुरू कर दिया? इराक को। तो इराक का जो मतलब प्रमुख था उसका नाम था सद्दाम हुसैन। क्या नाम था? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन का एक सबसे स्टेटमेंट फेमस था, 100 जंगों का एक जंग होगा और इराक ही जीतेगा। ये बात किसने कहा था? सद्दाम हुसैन ने, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अमेरिका सर पावर में बहुत ज़्यादा था। कुवैत की मदद से जान लीजिए कि सर 34 देशों का साथ मिला अमेरिका को और आसानी से अंत इराक को हरा दिया और कुवैत कहीं न कहीं आज़ाद हो गया। कुवैत का ज़मीन को कौन हड़पा था? इराक। मतलब इससे सर सीख रहे हैं कुछ जीवन में, सर जिसको पैसा दीजिए उसी के से उसी से कहीं न कहीं आपको लड़ाई फिर झगड़ा हो जाएगा। और अमेरिका पता है इस युद्ध में, है ना, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में क्या किया? इस युद्ध को वीडियो पहली बार टेलीविज़न पर लाइव दिखाया गया। तब तो जानते इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार भी कहा जाता है ना। और इस माध्यम से
अमेरिका अपने पावर को दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम लोग अभी एक ऑपरेशन पढ़ लिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जिसका नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब थोड़ा सा जल्दी रिवीजन करते हैं, जल्दी बताइएगा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जब स्टार्ट हुआ था तो यह किस किस देशों के बीच में लड़ाई था? तो इराक और कुवैत का, इराक और कुवैत का। लेकिन सर इसमें हुआ क्या, इससे पहले कहानी क्या बताया कि इराक और ईरान के बीच में बॉर्डर की लड़ाई था। इराक को मदद किया कौन? कुवैत। कुवैत जब मदद किया तो कर्ज में बहुत चला गया, पैसा देने से मना कर दिया, और जानते हैं कुवैत की ही जमीन को लूटना शुरू कर दिया। तो अमेरिका आया, इसको मदद किया, और बाद में पीटा किसको? इराक को। और इसका इराक की जमीन से जानते हैं बहुत सा पेट्रोल निकाल लिया था कौन? अमेरिका। और पता है इस युद्ध को लाइव टेलीकास्ट दिखाया था और पूरा दुनिया के लोग देखा था, जिससे कि जानते हैं इससे पता चलता है क्या, कि जान लीजिए कि अमेरिका जानते सच में अपने पावर को दिखाता है, या पावरफुल है। ठीक है, तो पहला मुद्दा हम पढ़ लिए। अब दूसरा मुद्दा पढ़ते हैं, जिसका नाम है अमेरिका में सत्ता की पलटी। सर अमेरिका में सत्ता कैसे पलटा? तो जान लीजिए उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉर्ज बुश सीनियर, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी का। और यहाँ पर जानते हैं एक और व्यक्ति राष्ट्रपति बने थे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, जिसका नाम था बिल क्लिंटन। क्या नाम था? बिल क्लिंटन। ठीक है, बिल क्लिंटन के बारे में कहा गया है क्या, देखिए बिल क्लिंटन लिखा गया है, ये तो 1999 में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनते हैं और 2001 तक बनते हैं। और आपको पता होगा अमेरिका में राष्ट्रपति 4 सालों के लिए होते हैं, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 साल। 1993 से लेकर 2001 में 8 साल का कार्यकाल रहा। और इसमें हुआ क्या कि अमेरिका को घरेलू रूप से मजबूत किया गया, विश्व स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया, है ना, जलवायु परिवर्तन, विश्व पर्यावरण, विश्व व्यापार, विदेशी नीति जैसे गरम नरम मुद्दाओं पर कहीं न कहीं काम किया गया। किसके द्वारा? बिल क्लिंटन के द्वारा। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पे एक अलग कहानी है। यहाँ कहानी यह है कि यूगोस्लाविया में बमबारी हो रहा था। वर्तमान जान लीजिए यूगोस्लाविया नाम का कोई देश नहीं, वर्तमान में सर्बिया के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? सर्बिया। सोवियत संघ के विघटन के बाद समझिएगा यूगोस्लाविया का विघटन हो गया, और आज यूगोस्लाविया नाम का कोई नामो निशान का देश है नहीं है। आज ये किस में कन्वर्ट है? सर्बिया में। 1999 में क्या हुआ कि यूगोस्लाविया मतलब सर्बिया ने कोसोवो प्रांत में, है ना, अल्बानिया, कोसोवो प्रांत में अल्बानिया देश के स्वतंत्रता के लिए लोगों के आंदोलन पर सैन्य कार्रवाई कर दिया। सर कहाँ के लोग किया? तो सर्बिया ने कोसोवो प्रांत में, कोसोवो राज्य में अल्बानिया देश के, है ना, लोगों के आंदोलन पर, ये अल्बानिया कह रहा है कि हमें अलग देश चाहिए, सर्बिया कह रहा है कि तुम्हें हम देश नहीं देंगे। ये कौन लोग थे? कोसोवो। तो बताइए सर्बिया ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो ये दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, सर्बिया और अल्बानिया के बीच में। ठीक है, तो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो सेना ने सर्बिया के ऊपर 2 महीना तक बमबारी किया। इसके ऊपर बमबारी किया, 2 महीना तक बमबारी किया। ठीक है, और उस समय सर्दिया, देखिए सर्दिया को तो पूरा सर्बिया को तो पूरा बर्बाद कर दिया। तो सर्बिया के जो सरदार थे जिसका नाम था स्लोबोदान मिलोसेविच, है ना, की सरकार गिर गई, और वहां पर कोसोवो पर नाटो का सेना पर अधिकार हो गया। और इससे अनुमान लगता है, इससे पता चलता है कि जिस कोसोवो के लिए दोनों देश लड़ रहे थे, एक तरफ से सर्बिया लड़ रहे थे और एक तरफ से कौन लड़ रहे थे बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ, एक तरफ से यूगोस्लाविया मतलब सर्बिया और एक तरफ से अल्बानिया। लेकिन नतीजा में मिला, बताइए ये जो कोसोवो प्रांत है ये स्वतंत्र हो गया, और यह किसके अधीन हो गया? नाटो के। तो आप क्या इससे समझे, इसमें अमेरिका का पावर है या नहीं है? दूसरा हो गया, देखिए उसी में ही पार्ट था। दूसरा ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच तो सबसे फेमस इन्फिनाइट रिच है। ठीक है, अमेरिका की दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई के रूप में आया ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच है। कारण जान लीजिए, 1998 में नैरोबी, कन्या और दार ए सलाम तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया अलकायदा के द्वारा। अलकायदा आपको पता होगा कि सर यह कहीं ना कहीं अलकायदा कौन लोग थे? यह आतंकवादी का संगठन है। कौन है आतंकवादी का संगठन? कौन आतंकवादी का संगठन बताइए? तो इसका नाम है क्या? अलकायदा। तो अलकायदा के लोग क्या किए हैं कि अमेरिका के 2 देशों में, एक केन्या देशों में, एक तंजानिया देशों में, इनके जानते हैं कहीं ना कहीं राजदूत थे। ये दोनों राजदूतों को मार दिया। कौन लोग मारा? अलकायदा के लोग। अलकायदा के लोग मतलब सर वे लोग जो होते हैं सर, ये अफगानिस्तान में लगभग रहते हैं और यह आतंकवादी लोग होते हैं। तो अमेरिका के दूत को, राजदूत को मार दिया गया। किस किस देशों में? एक नैरोबी जिसका नाम केन्या, एक दार एस सलाम जिसका नाम तंजानिया। सर यहाँ में अमेरिका राजदूतों को मारा गया, और इसको मारने में किसका योगदान था? अलकायदा का। अलकायदा जो था वो एक आतंकवादी संगठन था। सूडान, अफगानिस्तान जो फेमस था वो अलकायदा के संगठनों के लिए फेमस था, इसीलिए सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के अड्डों को पूरा बम से कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। मतलब पूरा का पूरा आतंकवादियों को खत्म कर दिया अमेरिका, है ना। और इसमें अमेरिका पता है यूएनओ से अनुमति भी नहीं लिया, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह उल्लंघन भी किया। और जानते हैं इसे यूएनओ इसको कुछ किया भी नहीं, क्योंकि आपको बताया था
थे, आपको पढ़े भी होंगे कि यूएनओ जो है वो अमेरिका के इशारों पर तो ही चलता है, ठीक है? आपको यूएनओ के बारे में एक वीडियो भी बनाएँगे, इसमें हम आपको समझाएँगे, समझ गए? तो यूएनओ से अनुमति नहीं लिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून को उल्लंघन किया। सोचिए यह वही अमेरिका है जब भारत कहता था क्या कि सही में ये जो का मतलब कहीं न कहीं आतंकवादी संगठन है इसको खत्म करना चाहिए, तो अमेरिका सुनता नहीं था। जब इसके ऊपर जानते हैं कहीं न कहीं हमला हुआ, तब अमेरिका को समझ में आया और बाद में अंत अल-कायदा को समाप्त कर दिया। अल-कायदा के लोग कहाँ-कहाँ रहते थे? तो एक सूडान में, एक अफ़गानिस्तान में रहा करते थे, ठीक है? अब देखिए तीसरे ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। क्या नाम है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इस समय के राष्ट्रपति का नाम था जॉर्ज बुश जूनियर, वहाँ था जॉर्ज बुश सीनियर, यहाँ नाम है जॉर्ज बुश जूनियर। 2001 की बात बता रहे हैं, किस पब्लिक का है? रिपब्लिकन पार्टी का कहीं न कहीं है। और जान लीजिए इस घटना को 9/11 की घटना के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, ठीक है? 9/11 हमले के विरोध में हम आपको बताते हैं, एक ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। हुआ क्या कि 11 सितंबर 2001 को, अच्छा इसका नाम 9/11 क्यों होता है? तो हम आपको बता देते हैं कि सुनिए, ध्यान से समझिएगा। अपने यहाँ पहले डेट लिखाता है, फिर मंथ लिखाता है और फिर ईयर लिखाता है, ठीक है? जैसे ये घटना 11 तारीख 9वाँ महीना 2001 में हुआ था, तो अमेरिका के यहाँ लिखने का तरीका अलग है। अमेरिका में पहले मंथ लिखाता है, तो मंथ कौन-सा? 9, फिर डेट लिखाता है, डेट कौन-सा? 11, इसीलिए इस घटना का नाम है 9/11। समझ में आ गया होगा? अपने यहाँ पहले डेट, फिर मंथ, फिर क्या? ईयर, DMOI, लेकिन उसके यहाँ पहले मंथ फिर डेट फिर होगा क्या? तो ईयर, ठीक है? तो अमेरिका के सर अगर वहाँ के अगर देखा जाए कैलेंडर के अनुसार तो समझिए कि वहाँ पहले मंथ फिर ईयर, तो इसीलिए इसको कहा गया 9/11 की घटना, ठीक है? लेकिन भारतीय कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो यह 11 सितंबर 2001 को हुआ था और हुआ क्या कि 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 विमान पर कब्जा कर लिया। मतलब 4 विमान पर जाकर क्या मतलब कब्जा कर लिया, हड़प लिया, ठीक है? हड़पना नहीं कह सकते हैं, उसको कब्जा कर लिया, 4 विमानों को अपने बस में कर लिया। कितने आतंकवादियों ने? 19 आतंकवादियों ने, है ना? किसके विमान को? अमेरिका। और हुआ क्या कि सर 2 विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कहीं न वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो टावर रूपी इमारत है इससे जाकर टकरवा दिया। हम आपको वीडियो फ़ोटो दिखाते होंगे, ठीक है? उसमें आपको पता चलेगा। तो 19 आतंकवादियों ने 4 विमानों को कब्जा किया। सोचिए अमेरिका का विमान था और ये घटना कब हुआ है? 11 सितंबर 2001 को ही हुआ है, जिसमें 2 जहाज को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकरवा दिया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा कहीं न कहीं क्या था? मतलब ये बिल्डिंग था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकरवा दिया, कितने लोगों का मृत्यु हो गया, ठीक है? एक जहाज को पेंटागन इमारत पर टकरा दिया। पेंटागन इमारत वह इमारत है जो अमेरिका का रक्षा विभाग था, ठीक है? और एक विमान को ध्यान दीजिएगा, सर इसको गिराना था संसद भवन पे, अमेरिका के संसद भवन पे, लेकिन किस्मत बड़ी अच्छा था, वो गिरा दिया। संसद भवन के पीछे एक खेत है, जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया, है ना? पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाकर गिरा दिया। मतलब एक गो में तो सफल नहीं हुआ, बाकी 3 गो जहाज़ों में सफल हो गया। 2 जहाज को अमेरिका के कौन-सा जगह पे गिराया? तो वहाँ के सबसे बड़े बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के जैसा ही कहीं न कहीं बिल्डिंग था, जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उससे टकरवा दिया, खत्म हो गया। एक विमान को पेंटागन इमारत से टकरावा दिया और एक विमान को संसद भवन पे गिराना था, लेकिन गिर गया जाकर खेत में, ठीक है? तो हम आपको दिखाते हैं कितने जहाज़ों को कैद किया गया? 4। कितने आतंकवादियों ने मिलकर? तो 19 आतंकवादियों ने मिलकर ये काम किया था। देखिए, यही है अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो इतना बड़ा-बड़ा दिखाई दे रहा है ना, सर यही है, इसी पे जाकर टकरवा दिया था। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इसमें देखिए ये वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर देखिए आग कैसे जल रही है। यहाँ पर 2 जहाज़ों को कहीं न कहीं हैक करके, है ना? 19 आतंकवादियों ने कहीं न कहीं कर दिया। उसके बाद देखिए रक्षा विभाग है, किसका रक्षा विभाग है बताइए? तो ये अमेरिका का रक्षा विभाग है और रक्षा विभाग ऑफिस पर कहीं न कहीं गिरा दिया था एक जहाज़ को और एक जहाज़ को तो सर संसद अमेरिका के संसद भवन पर गिराना था, लेकिन इसके जस्ट पीछे जो था ना, इस संसद भवन के जस्ट पीछे खेत है, उसका नाम था पेंसिल्वेनिया, वहाँ जाके खेत में कहीं न कहीं गिरा दिया था, ठीक है? तो ये चीज़ था। अब बताइए क्या अमेरिका शांत रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल शांत रहने वाला नहीं है, ठीक है? अब हुआ क्या इसके बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए। देखिए हम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देखिए आ गया। सर यहाँ लिखा 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया, जिसमें 2 जहाज़ को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकरा दिया, 1 जहाज़ को पेंटागन पर टकरा दिया, 1 विमान को संसद भवन पर गिराना था, लेकिन जाकर पीछे खेत में गिर गया, ठीक है? जिसमें अमेरिका के 3000 लोग मारे गए, ठीक है? तब ये ऑपरेशन का शुरुआत करता है अमेरिका और इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा जिसका नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो 9/11 की घटना के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है?
देखिए, इसमें हुआ क्या कि इसमें आतंकवादी में मुख्य जो निशाना था, है ना? इस समय अमेरिका बोला था कि आतंकवाद जो है ना आतंकवाद के विरुद्ध है, विश्वव्यापी युद्ध होगा। अमेरिका ने कहा था कि विश्व में चलने वाला एक युद्ध होगा, है ना? भारत कहते रहता था लेकिन सुनता नहीं था। मुख्य निशाना फिर से अल-कायदा को बनाया गया, तालिबान को बनाया गया, ठीक है? और इसी में नाम आता है ओसामा बिन लादेन का, ठीक है? और बाद में क्या हुआ कि जानते हैं अमेरिका इसके घर में जाकर, है ना? अल-कायदा, तालिबान के देश में जाकर, ठीक है? वहाँ जाकर ओसामा बिन लादेन सबको गिरफ्तार किया और बंदी बनाकर एक ऐसे जगह पे ले गया जिसका नाम है ग्वांतानामो बे। क्या नाम है? ग्वांतानामो बे पर रखा, जो क्यूबा के निकट है। अमेरिका के नौसेना ठिकाना था और यहाँ किसी देश का संविधान चलता नहीं है। और बाद में जान लीजिए यूएन के अधिकारियों को भी या वहाँ बंदियों से मिलने नहीं दिया। और फाइनली जानते हैं ये जितने लोग थे जो गिरफ्तार हुए, है ना? जो 3000 लोग को, अमेरिका के 3000 लोग को मारे, सबको जानते हैं कहीं न कहीं खत्म कर दिया, ठीक है? और भारत तो पहले ही से कहता था कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी मुद्दा है, लेकिन कोई सुनता नहीं था, यहाँ तक कि अमेरिका भी नहीं सुनता था। लेकिन जब अमेरिका के ऊपर खुद पड़ा तब समझ में उसे आ गया, है ना? तो इस घटना को क्या कहा गया? 9/11 की घटना। इसके विरोध में कौन-सा ऑपरेशन चला? इसका नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो इससे आप क्या सीखें कि जब भी अमेरिका के ऊपर कुछ भी होता है तो अमेरिका कहीं न कहीं काम करता है और अमेरिका कहीं न कहीं क्या किया? तो ये ऑपरेशन चलाया और फाइनली उसका जीत हुआ। अब एक और ऑपरेशन हम पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या नाम है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। हुआ क्या? देखिए इस तो ऑपरेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका कैसे मनमानी करता है। हुआ क्या कि इस इराकी फ्रीडम में इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम था जॉर्ज बुश जूनियर, जो 2003 में थे, ठीक है? 19 मार्च 2003 की कहानी है। 40 से अधिक देश इसमें शामिल हुए। इस बात को लेकर एक गुट बनाया गया जिसका नाम है काउंसिल ऑफ द विंग्स, इसको बोलते हैं आकांक्षाओं का गठजोड़, ठीक है? तर्क रखा गया था क्या? अच्छा, आपको पता होगा इराक को बड़ी लूटा था अमेरिका। इससे पहले की कहानी बताई थी, इराक और ईरान में लड़ाई था, है ना? तो उसमें बताइए एक और देश बगल में था ना, ठीक है? उसको मदद किया था और अमेरिका मदद किया था। जब मदद किया था उसके बाद इराक के सारे ज़मीन को कहीं न कहीं कुवैत बताए थे ना, ठीक है? देखिए इराक के सारे ज़मीन को कहीं न कहीं हड़प लिया, यहाँ के सर संपत्ति को, यहाँ के पेट्रोल को सब चुरा लिया था अमेरिका, ठीक है? तो हुआ क्या कि काउंसिल ऑफ विंग्स कहीं न कहीं एक संगठन बनाया जिसमें अमेरिका के साथ 40 से अधिक देश शामिल हो गए थे, ठीक है? इसे कहते हैं आकांक्षाओं का गठजोड़। और ऐसी अफ़वाह फैल गई कि इराक अमेरिका को मारने के लिए क्या बना रहा है? हथियार, ठीक है? और इसलिए इराक के ऊपर हमला करना बहुत ज़रूरी है। ये अफ़वाह उड़ाया कौन? अमेरिका। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं था। ये चालीसों देशों ने मिलकर फिर से इराक को ज़बरदस्त पीटा और यहाँ तक कि इस बार तो इराक का सारे पेट्रोल को चुरा दिया, ठीक है? इससे आपको क्या पता चला? सोचिए इसमें यूएनओ ने अमेरिका को अनुमति भी नहीं दिया, कहा भी नहीं, है ना? कि तुम जाकर उस पे हमला करो, लेकिन फिर भी अमेरिका हमला करता है और 40 देशों के सहयोग से पूरे इराक को लूट लिया, ठीक है? इराक के तेल भंडार को नियंत्रण में रख लिया, मनपसंद सरकार बनाना चाहा अमेरिका, ठीक है? ये तो हालात रहा, मतलब पूरा इराक को बर्बाद कर दिया। परिणाम यह निकला कि वहाँ के सद्दाम हुसैन जो हेड थे, सर उनका सरकार गिर गया। यूएसए ने युद्ध तो जीत ली पर वहाँ शांति कभी स्थापित होने नहीं दिया और अमेरिका के 3000 सैनिक क्या हो गए? मारे गए और इराक के 50,000 नागरिक मारे गए, ठीक है? और अमेरिका अपने वर्चस्व से पूरे दुनिया में कहीं न कहीं बना लिया और इससे पता चलता है कि आज भी अमेरिका का सुपर पावर है। ये कहानी ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2003 का ही तो कहानी है। तो इससे आप क्या सीखे? इस 4 एग्ज़ाम्पल से आपसे समझ में आया होगा कि सर अमेरिका अपना दादागिरी कहीं न कहीं दुनिया में दिखाता है। अब हम बताते हैं थोड़ा-सा कुछ और बेसिक सा पॉइंट। आपको पता होगा दुनिया की बात कहा जाए, सबसे पहले एक समय था कि फ्रांस का वर्चस्व पूरी दुनिया में चला, फिर ब्रिटेन का वर्चस्व पूरी दुनिया में चला। आज किसका चल रहा है? अमेरिका का। लेकिन ये भी याद रखिएगा किसी का वर्चस्व हमेशा तक नहीं चला है, कभी न कभी खत्म हुआ है। एक समय आएगा कि अमेरिका का वर्चस्व खत्म होगा तो देखिएगा चीन का वर्चस्व उसका शुरुआत होगा, ठीक है? ये सब चीज़ है। अब थोड़ा-सा यहाँ से आगे देखिए, अब हम बताते हैं कि आखिर अमेरिका ये दुनिया में राज कैसे कर रहा है? इसके पास पावर इतना कहाँ से आ गया, ठीक है? तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम आपको बताते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व जो है, हेजेमनी है, इस चीज़ को पढ़ने के लिए 3 आधार बताते हैं, ठीक है? अमेरिका जान लीजिए कि 3 आधार पे अमेरिका जो है वो 3 आधारों पे कहीं न कहीं दुनिया में राज कर रहा है, ठीक है? कौन-कौन सा ऐसा 3 आधार है? देखिए अमेरिका के पास सैनिक शक्ति बहुत ज़्यादा है, सैन्य इसके पास बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या कि अमेरिका के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आर्थिक शक्ति इसके पास भी है, ठीक है? अमेरिका की बात कहा जाए तो अमेरिका की सांस्कृतिक मतलब वेस्टर्न कल्चर इसी का तो फैला हुआ है। तो ये तीनों के आधार पर अमेरिका पूरी दुनिया में राज कर रहा है। सबसे पहले कौन-सा है? तो सैन्य शक्ति के रूप में। सैन्य शक्ति की बात कहा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है सैन्य शक्ति के बल पे
ध्यान दीजिएगा, विश्व में अपनी मनपसंद, है ना? सैन्य शक्ति के बल पे विश्व में अपनी मनमानी करता है अमेरिका, ठीक है? इसकी सेना जो है, अमेरिका की जो सेना है, एकदम विकसित है, मॉडर्न है, उन्नत है ना? और विध्वंसक है, जहाँ भी लगा दिया जाए बर्बाद कर देता है किसी को, ठीक है? यह अपनी सेना के ऊपर सैन्य खर्च बहुत ज़्यादा करता है। एक एग्जाम्पल है क्या, कि 12 शक्तिशाली देश जितना पैसा एक सेना के ऊपर खर्च करता है ना, उतना अकेला अकेला अमेरिका करता है, ठीक है? 12 देश का सेनाओं का खर्च जितना है, उतना अकेला अमेरिका करता है। तो भाई खर्च ज़्यादा करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है, एकदम मॉडर्न कहीं न कहीं इसका सेना होगा, ठीक है? और इसकी सेना जहाँ भी लग जाती है, समझिए कहीं न कहीं विध्वंस है, बर्बाद कर देता है, ठीक है? इनकी सेना मात्रात्मक रूप से मात्रात्मक और संख्यात्मक रूप से अधिक है, गुणात्मक क्वालिटी भी दुनिया में बेजोड़ है। अमेरिका का जो सेना में जो क्वालिटी है, वो दुनिया की किसी भी सेनाओं में क्वालिटी नहीं है। अमेरिका के पास जितनी सेना है, वो दुनिया में किसी भी देश के पास सेना नहीं है। तब तो दुनिया में राज है किसका? अमेरिका का। अब यहाँ देखिए, अब बताते हैं कि अमेरिका अपनी पूरी रक्षा का बजट नियंत्रण कैसे करता है। ये बजट, अपने रक्षा बजट का अधिकतर मात्रा अनुसंधान या विकास एक पर खर्च करता है, रिसर्च पे खर्च करता है, ठीक है? और अब बताते हैं पूरी दुनिया में अमेरिका जो है 6 तरह से कहीं न कहीं मतलब 6 प्रकार का सेना रखे हुए हैं। भारत की बात कहा जाए, भारत में 3 प्रकार की सेना है, जल सेना, थल सेना और स्थल सेना, ठीक है? जल, थल और क्या हो गया? स्थल हो गया। थल मतलब स्थल तो एक ही हो गया, एक वायु भी जोड़ लीजिएगा, ये चीज़ हो गया। 3 ही तरह का सेना है, थल, स्थल एक ही है ना, ठीक है? अब बताते हैं पूरे दुनिया में 6 प्रकार का सैन्य कमान था। पहला जो अमेरिका का सैन्य कमान है, उसका नाम है यूएस अफ्रीकॉम, मतलब यह अमेरिका का एक ऐसा सेना है जो अफ्रीका महादेश पर कमांड करता है। समझ गए? देखिए, अमेरिका है कहाँ? किस महादेश पर कमांड किए हुए है। फिर दूसरा का नाम है यूएस सेंटकॉम, मतलब ये समझिएगा, ये अमेरिका मध्य एशिया के देशों पर कमांड किए हुए है। फिर है यूएस यूकॉम, मतलब यह अमेरिका का यूरोप महादेशों पर कमांड किए हुए सेना है। फिर यूएस नॉर्थकॉम, मतलब उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पर कमांड किए हुए है। यूएस पीएकॉम, पीए का मतलब पैसिफिक कॉम है, ठीक है? यह अमेरिका महासागरों के करीब जो देश है सर, उस पे कमांड किया हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? और एक क्या है बताइए, यूएस साउथ कॉम है, दक्षिणी अमेरिका के ऊपर कहीं न कहीं निगरानी रखता है। तो अमेरिका के कितने सैनिक हैं, ठीक है? तो 6 प्रकार का सैन्य कमान है। अमेरिका दुनिया में अपनी ताकत को दिखाता है, वर्चस्व को दिखाता है। कितने प्रकार के सैनिक है उसके पास? 6 प्रकार का। अब हम बताते हैं कि किसी देश के पास अमेरिका के द्वारा हमला के बाद उसका क्या लक्ष्य होता है? अमेरिका किसी के ऊपर क्यों हमला करता है? इसका क्या लक्ष्य है? तो अमेरिका पता है, उस देश को जीतना चाहता है, उस देश को अवरोध रोकना चाहता है, उस देश को जानते हैं किसी कार्य के लिए उसे दंड देना चाहता है, उस देश में कानून व्यवस्था को स्थापना करना चाहता है। अच्छा, कानून व्यवस्था किसका? तो अमेरिका का कानून व्यवस्था। चलो, इसीलिए जानते हैं अमेरिका पूरे दुनिया पर कहीं न कहीं राज करने के लिए किसी के ऊपर हमला करता है, ठीक है? उसमें बर्बाद तो कर दिया, इराक को तो पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है? आगे देखिए, सर ढांचागत आर्थिक शक्ति के बारे में बता दें। एक तो हम पढ़ लिए अमेरिका के पास सेना बहुत है, अब हम पढ़ते हैं ढांचागत या आर्थिक शक्ति। अगर पैसों की बात कहा जाए, जितना अमेरिका के पास पैसा क्या किसी और देश के पास है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो विश्व अर्थव्यवस्था को अपनी मर्जी से चलाता है अमेरिका, है ना? विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसे अपनी मर्जी से चलाता है, और अमेरिका अपने मतलब की चीज़ों को बनाता है और बरकरार रखता है। और अमेरिका वैसे वस्तुओं को ज़्यादा बनाता है जो सार्वजनिक है, जो सबके ज़रूरतों का है। तो सार्वजनिक वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। वे सारी वस्तु जिसका उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा करने पर उसकी उपलब्धता की मात्रा में कमी न हो, वैसे वस्तु को सार्वजनिक वस्तु कहते हैं, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान है अमेरिका का, ठीक है? आगे लिखा हुआ है कि इसमें हम एग्ज़ाम्पल के रूप में कुछ बताते हैं। जैसे समुद्री व्यापारिक मार्ग की बात कहा जाए, ठीक है? इसे हम कहते हैं एस लॉक कहते हैं, ठीक है? एस का मतलब सी, है ना? यहाँ पे लिखा है सी लैश ऑफ कम्युनिकेशन, है ना? अमेरिका की बात कहा जाए तो जितने व्यापारिक मार्ग हैं, सब पर लॉक लगाकर, ठीक है? अगर आप समुद्र से किसी देश में आप जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको अमेरिका को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हालात है, सोचिए मतलब समुद्र किसी का बाप का नहीं है, फिर भी अमेरिका का चलता है। कारण क्या है? क्योंकि सर अमेरिका के पास सेनाओं की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर आप जिस इंटरनेट की सहायता से अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बातों को सुन रहे हैं, ठीक है? इस पीडीएफ को देख रहे हैं, तो वो इंटरनेट का जो उपलब्धता लाया है, वाई-फाई का जो मतलब कनेक्शन लाया है, जो 1950 में आया है, ठीक है? सर ये किसके सैटेलाइट से चल रहा है? तो ये सैटेलाइट जानते हैं अमेरिका का है, ये इंटरनेट जानते हैं बनाया किसने? अमेरिका ने, ठीक है? विश्व अर्थव्यवस्था की बात कहा जाए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का योगदान बहुत ज़्यादा है, और टोटल वो कितना परसेंट है? 21% है। तो कैसे आप कहते हैं कि अमेरिका को हम पीछे छोड़ दें, ठीक है? चौथे पॉइंट की बात कहा जाए, तो बेटन वुड प्रणाली अमेरिका ने लाया, मुक्त व्यापार। आपको बताया तो थे, मुक्त व्यापार में समझिएगा कि जो विकसित देश हैं उसको ज़्यादा फायदा होता है, जो विकासशील देश है उसको कम फायदा होता है, ठीक है? तो विश्व व्यापार का निगम में अमेरिका के अनुसार चल रहा है। सोचिए, दुनिया अमेरिका जिसको चाहता है उसके साथ दोस्ती करता है, अपने
अपने सामान को ज़्यादा बेचता है, दूसरे देश को सामान कम बिकने देता है, ठीक है? इसमें फ़ायदा विकसित देशों का होता है, उसी में अमेरिका का होता है, ठीक है? अगर इंस्टीट्यूट की बात कहा जाए तो आप नाम सुने हैं जो दूसरे देश को कर्ज़ देता है, वर्ल्ड बैंक का नाम सुने होंगे, डब्ल्यूटीओ का नाम सुने होंगे, आईएमएफ का नाम सुने होंगे। ये सब ऐसे बैंक हैं जो अमेरिका का ही तो बैंक है, जो सभी देशों को कर्ज़ देता है। कर्ज़ इसलिए देता है कि वो कर्ज़ में कहीं न कहीं फँस जाए और उस देश को फिर से गुलाम बना ले। मतलब आज बता दें वर्तमान में तो अमेरिका का पावर बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा बिज़नेस करने के लिए एक सबसे अच्छा कोर्स होता है जिसका नाम है एमबीए, नाम सुने होंगे, ठीक है? जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना जो हुआ था, सर समझिएगा अमेरिका का ही एक विश्वविद्यालय में हुआ था। सोचिए एमबीए नामक प्रतिष्ठित जो शिक्षा है, यह व्यवसाय जो शिक्षित मतलब व्यावसायिक जो शिक्षा है, यह सबसे पहले अमेरिका के देश में ही हुआ था। और सोचिए कि एक पहली बार जानते हैं विश्वविद्यालय बना भी तो वो अमेरिका के घर में ही बना और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। और जान लीजिए यहाँ एक स्कूल खुला जिसका नाम है व्हाइटन स्कूल, जो 1881 में खुला। और बता दें कि सर 1881 से लेके 1890, देखो 1881 में स्कूल खोला, 1890 में अमेरिका में कहीं न कहीं कोर्स का शुरुआत हो गया और 1890 से लेकर 1950 तक लगभग जान लीजिए 60 साल तक अकेले इस कोर्स को अमेरिका में ही चलने दिया, किसी और देश में फैलने नहीं दिया। और 1950 के बाद एमबीए कोर्स जानते हैं सभी देशों में गया। सोचिए 60 साल तक इस कोर्स पर एकाधिकार किसी का रहा तो वो अमेरिका का रहा, तो अमेरिका को कैसे पीछे कर सकते हैं। अब एक बताते हैं सबसे आखिरी टॉपिक है सांस्कृतिक शक्ति के रूप में। सांस्कृतिक मतलब कल्चर, आपको पता होगा वेस्टर्न कल्चर की ओर तरफ हम लोग मतलब चलते जा रहे हैं, ठीक है? तो जो वेस्टर्न कल्चर है ना, पश्चिमी जो सभ्यता है, ये किस देश का देन है? अमेरिका का ही तो देन है, ठीक है? तो लिखा हुआ अपनी विचारधारा व तौर तरीके के माध्यम से वैश्विक सहमति बनाता है अमेरिका। जो नीला जीन्स पहनते हैं, जो पिज्जा मोमो बर्गर खाते हैं, जो एटीएम का प्रयोग करते हैं, जो पेप्सी कोला कहीं न कहीं पीते हैं, जो टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, स्पाइडरमैन गेम खेलते हैं, स्पाइडरमैन वीडियो गेम, ठीक है? ये सब किस देश का देन है? अमेरिका का। मतलब एक लाइन में कहा जाए तो हर तरह से कहीं न कहीं अमेरिका के जालों में हम फँसते जा रहे हैं। हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हर 3 वस्तु में एक जानते हैं 2 वस्तु ऐसा होगा जो अमेरिका का ही होता है, ठीक है? इस तरह हम सब लोग अमेरिका के सांस्कृतिक शक्तियों के अंदर कहीं न कहीं गुलाम होते जाते हैं और हर एक क्षेत्र में टॉप 3 में एक वस्तु किसका है बताइए? अमेरिका का है। तो बताइए अमेरिका का इस दुनिया में दादागिरी है या नहीं है? आप ही बता दीजिए, ठीक है? एक देखिए एक और पॉइंट है कि सर अमेरिका को कोई रोकने वाला है या नहीं है? इसकी रुकावट कैसे हो सकता है, ठीक है? तो हम बता देते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व की बात कहा जाए, ठीक है? तो इसकी रुकावट के लिए जानते हैं इसकी रुकावट भी कुछ है, लेकिन ये चीज़ आपको उतना पढ़ना नहीं है। कुछ संस्था बना हुआ है, जैसे नाटो का स्थापना कब हुआ 1849 में, ये अमेरिका को कहीं न कहीं रोकता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ है, रोकने का काम करता है, लेकिन वो पूर्णतः रुकता नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना होगा, ठीक है? अमेरिका से भारत का संबंध क्या है, इसके बारे में आपको जान लीजिए। अमेरिका और भारत के संबंध की बात कहा जाए तो देखो टेक्नोलॉजी और अनिवासी भारतीयों के आधार पर जानते हैं थोड़ा-सा सही है भारत और अमेरिका का संबंध। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत अपने निर्यात का सा 65% निर्यात अमेरिका करता है। सॉफ्टवेयर का जो चीज़ें होते हैं, आदमी हो या सॉफ्टवेयर कोई चीज़, वो सब हम लोग निर्यात किसको करते हैं? अमेरिका को। बोइंग कंपनी में 35% जो तकनीकी कर्मचारी वो कहाँ हैं? कहाँ के हैं? भारतीय हैं। सिलिकॉन वैली विश्व का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहते हैं। इसमें 3 लाख भारतीय लोग कहीं न कहीं जॉब करते हैं और भारत का सिलिकॉन वैली जानते हैं बेंगलुरु कहते हैं। सिलिकॉन देखा सिलिकॉन, आप सिम कार्ड खरीदते होंगे, मेमोरी कार्ड उसमें जानते हैं ऐसे-ऐसे डरी रहता है, ठीक है? जो पीतल का बना हुआ रहता है वो सिलिकॉन ही तो होता है, समझे? तो ये सिलिकॉन वैली बताइए पूरे दुनिया का सिलिकॉन वैली जो है उसे किसे कहा गया बताइए? तो पूरे दुनिया का जो सिलिकॉन वैली है सर उसे कैलिफोर्निया को कहा गया। किसे कहा गया तो? कैलिफोर्निया को। ये कैलिफोर्निया को और भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। 15% अमेरिकी कंपनियाँ की शुरुआत जानते हैं भारतीयों ने ही तो किया है, ठीक है? तो संबंध कहा जाए दोनों में संबंध ठीक-ठाक है। अब बताते हैं कि भारत-अमेरिका संबंधों के लेकर 3 रणनीति के बारे में बताते हैं। सर भारत और अमेरिका का संबंध का कितने रणनीतिक है? 3। पहला है भारत को अमेरिका से दूरी बना लेना चाहिए, लेकिन कभी होने वाला नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका के पास सैन्य शक्ति ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भारत का आकार बहुत बड़ा है, कभी होगा नहीं। अमेरिका के साथ रहकर उसमें वर्चस्व में फ़ायदा उठाना चाहिए, मिल-जुल कर काम करना चाहिए ताकि देशों का विकास हो, यही हो सकता है। तीसरा क्या विकासशील देशों के साथ भारत का गठबंधन बनाना चाहिए, जब गठबंधन मजबूत हो तो अमेरिका का विरोध कर सके। सर ये भी कभी संभव नहीं है, क्योंकि सर भारत का पड़ोसी जितने हैं सबका साथ संबंध बड़ी खराब है ना? और ये सब चीज़ है, तो इसके कारण जानते हैं इसका भी नहीं हो सकता है। तो दूसरा ही पॉइंट सबसे सही है। अब हम बताते हैं यहाँ पे कि भारत को अमेरिकी वर्चस्व से निपटने का क्या-क्या तरीका है? भारत कैसे निपट सकता है? तो भारत निपट सकता है अमेरिका के दादागिरी से सर बच सकता है कैसे? तो भारत, चीन, रूस को आपसी मतभेद को भुलाकर साथ हो जाना चाहिए। अगर तीनों देश साथ में हो जाएँ तो कन्फर्म है अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? भारत को बैंड वैगन नीति कहीं न कहीं अपना लेना चाहिए। बैंड वैगन नीति क्या होता है कि वर्चस्व वाले देश में, दादागिरी वाले देशों में, है ना? देशों का विरोध करने के बजाय अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना चाहिए। मतलब अमेरिका के साथ भारत हो जाए, ठीक है? और जैसे अमेरिका
डेवलप हो रहा है वैसे भारत भी डेवलप होगा। इसी नीति को कहते हैं बैंड बैग नीति। तीसरा पॉइंट का नाम है कि कोई देश अपने आप को अमेरिका के नज़रों से छुपा ले। आज तो बताइए मॉडर्न ज़माना है, डिजिटल दुनिया है, आज कोई देश छोटा से छोटा देश भी छुपने वाला नहीं है। और कुछ संस्थाएँ विरोध कर रहे तब जाकर अमेरिका के पावर को कम कर सकते हैं, जैसे एनजीओ है, कलाकार है, बुद्धिजीवी लोग हैं, मीडिया है, आदि है। ये सब अगर अमेरिका को चाहेंगे तो इनके वर्चस्व को कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं होता है, ठीक है? तो 2 चीज़ यहाँ पर अच्छा लगा आपको। एक लगा होगा भारत, चीन और रूस अगर खासकर अपने मतभेद को भुलाकर कहीं न कहीं अगर एक हो जाएँ तो कन्फर्म अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और नहीं तो आप अमेरिका के साथ रहकर कहीं न कहीं अपने देश का डेवलपमेंट करिए, उसे कहते हैं बैंक बैन नीति, ठीक है? इसी के तहत यहीं पर जानते हैं आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हम 3rd नंबर चैप्टर पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट किताब का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपको 4 जो ऑपरेशन पढ़ाए ना, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इन्फिनाइट, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।